हाँ, वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं गुप्त साम्राज्य। अरे सर, गुप्त साम्राज्य तो अगला वीडियो में पढ़े थे। अच्छा। गुप्त साम्राज्य पढ़े थे तो वो पहला वीडियो था और दूसरा वीडियो है सर। इसमें क्या पढ़ाएंगे सर? इसमें क्या पढ़ाएंगे बारीकी से समझिएगा तब ना हम समझाने का प्रयास करेंगे इस गुप्त साम्राज्य में क्या पढ़ाने वाले हैं। और जो मैंने लिखा है और ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे सर मान लें महत्वपूर्ण है? देखिए कैसे, इसमें क्या पढ़ना है। हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में देखा। जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पे जाइए, वीडियो को देखिए सर। देखने से क्या मिलेगा सर? जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, जो रेलवे से लेकर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो, देना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे सर। सच में आएंगे जी, सच में आएंगे। आपको क्वेश्चन भी हम मिलवा देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य में सर क्या पढ़ेंगे? जाइए मत, पहले सुनिएगा तभी तो। अब भागने लग रहे हैं। बैठिए शांति से देखिए। हम इसमें पढ़ेंगे प्रशासन के बारे में। किनके प्रशासन के बारे में सर? तो गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासन थी उनके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त जो सम्राट था, गुप्त वंश जो था, उनके समाज कैसा था, उनके समाज के बारे में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि गुप्त वंश का जो आर्थिक व्यवस्था थी वह कैसा था, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि गुप्त वंश का जो धार्मिक जीवन था, धर्म कैसे थे, उनके बारे में देखेंगे। तथा गुप्त वंश की जो कला क्या थी और कला से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। हाँ सर, ऐसा बात है जी, ऐसा बात है। समझ में आ रहा है? थोड़ी सब समझिएगा तब ना समझ में आएगा। आप जाइए ना, पूरा देखिए। क्या देखिए सर, आप तो बहुत परेशान करते हैं। देखिए भाई, पहले हम गुप्त साम्राज्य को थोड़ी सी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने पहले वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में देखा कि गुप्त साम्राज्य का जो है उदय जो हुआ था बिहार तथा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था शुरुआती दौर में, वहाँ पर इनकी स्थापना होती है। और देखते ही देखते बड़ी विस्तृत रूप में पूरे भारत पर गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। हमने प्रमुख शासकों को देखा, जिसमें हमने देखा सबसे पहले कि भाई श्रीगुप्त जो आते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक रहते हैं। उनके पुत्र आते हैं घटोत्कच, उनके बारे में देखा। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखा। समुद्रगुप्त के बारे में देखा। रामगुप्त को हमने छोड़ दिया था क्योंकि एग्जाम में नहीं आते। सर आप कैसे जानते हैं नहीं आते हैं? अरे भाई इसलिए जानते हैं, जो मिस्त्री घर बनाता है तो मिस्त्री जानता है कि कितना ईंटा लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैंने बताया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखा हमने। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त के बारे में देखा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाते हैं। हाँ सर देखा था, हाँ देखा था। तो आइए हम देखेंगे इसके प्रशासन के बारे में कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन कैसे थे। जैसे हमने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में देखा था, उसी तरीके से गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में देखेंगे। देखिए प्रशासन में यहाँ पर जो राजा होता था, गुप्त साम्राज्य का जो राजा होता था, दैवीय अधिकार रखता था। दैवीय अधिकार का मतलब सर, दैवीय अधिकार का मतलब कि जो राजा बन गया वह कहता था कि हमें भगवान ने बनाकर भी दिया कि है आपके सामने, और आप पर हमें शासन करने की बात कहते थे वो कि हम अत्याचार करेंगे, शासन करेंगे, यह भगवान का देन है। तो दैवीय अधिकार रखने वाले ये गुप्त वंश थे। गुप्त वंश का बात करें, गुप्त जो सम्राट था और दैवीय अधिकार रखते थे। तथा जैसे हमने मौर्य काल में देखा था कि मौर्य काल में जो प्रशासन होती थी वह केंद्रीयकृत प्रशासन होती थी। केंद्रीयकृत मतलब क्या होता है सर? केंद्रीयकृत का मतलब होता है कि देखिए, जैसे आप भारत का मैप देखेंगे, थोड़ी सी मैप बना दें क्या? थोड़ी सी देखिए ना, थोड़ी सी देखिए, भागिए मत, थोड़ी सी देख लीजिए। छोटा सा मैं मैप बना रहा हूँ आपके समक्ष। ठीक है, अरे सर घबराइए मत, घबराइएगा तो फिर मज़ा किरकिरा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी आप ये देखिए, ये भारत का मैप है, छोटा सा मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है या नहीं है? तो सर भारत की राजधानी दिल्ली नहीं, नई दिल्ली है। हाँ भाई, नई दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ केंद्र पर जो है, यह केंद्र का मतलब कि यहाँ से जो प्रशासन इधर भी देखी जाए, इधर भी देखी जाए, इधर भी देखी जाए, इसमें भी इधर भी, यानी चारों तरफ से देखी जाए। और जो केंद्र में जो शासन होता था उसे केंद्रीयकृत प्रशासन बोला जाता था। उसी साम्राज्य में हम बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य जो था वह केंद्रीयकृत प्रशासन होता था। एक केंद्र होता था, उसके प्रमुख, जैसे हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा भारत की राजधानी
जो नई दिल्ली है और उसमें राज्य होते हैं, तो भारत में कितने राज्य? 28 राज्य हैं। अभी वर्तमान की बात हो रही है, बात समझ में आ रही है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी बात को याद रखेंगे। तो इसी प्रकार से यह केंद्रीयकृत प्रशासन होता था कौन से काल में? मौर्य प्रशासन में। लेकिन यहाँ पर जो गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर केंद्रीयकृत प्रशासन देखने को नहीं मिलता था। तो क्या मिलता था? लेकिन राजा का जो था वह विशेषाधिकार था। राजा के पास बहुत ही विशेष अधिकार होता था। ये राजा नहीं, राजा जो कह देता था वह प्रजा को करना पड़ता था। यह बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? बाद में यहाँ पर सामंती व्यवस्था का विकास हुआ। सामंती व्यवस्था का मतलब सर, जैसे हमने देखा था कि सातवाहन वंश में जो भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सातवाहन वंश ने। सर भूमि दान देने की प्रथा क्या है? भूमि दान देने की प्रथा यह शुरुआत होती है सातवाहन वंश में, और सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे जिसका नाम था शिवमुख। क्या नाम था? शिवमुख। सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? आप शांति से सुनिए, समझिए बढ़िया से, और तब देखिए कि समझ में आए कि नहीं। जो सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो हमने देखा था कि सातवाहन वंश में जो भूमि दान दिया करते थे, जो पंडित हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो उसके बदले में लोग भूमि दान में दे देते थे। आज के डेट में तो पैसा भी दान में नहीं देते हैं, बात समझ में आ रही है। पर आजकल पंडित पूजा करता है तो 10 रुपया देने में आदमी सोचता है, 15 रुपया सोचने में देता है। लेकिन पहले के लोग जो थे भूमि पूरे गाँव को दान में दे देते थे। बात समझ में आ रही है? और गांव के साथ साथ उनके पूरे प्रशासन को भी उनके साथ में दे देते थे। तो मान लीजिए ये एक गांव है, एक क्षेत्र है, और एक क्षेत्र में बहुत सारे यह देश हैं। ठीक है, एक क्षेत्र में बहुत सारे देश कहें या राज्य कहें, बहुत सारे छोटे छोटे यह राज्य हैं, और एक राजा है यहाँ पर। तो राजा के पास पंडित गया, और पंडित ने क्या किया भैया, बढ़िया से समझिएगा। ये राजा है, राजा का इस सब पर अधिकार है, सभी क्षेत्रों पर। पंडित पूजा करने गया तो पंडित को यह दान में दे दिया 4 गो गांव के, ले लीजिए भाई दान में आपको दे दिए। तो आप देखेंगे कि ये जो हो गया 4 गांव इसके अंदर हो गया। अब इसका राजा ये बन गया। ये जो व्यक्ति इसके पास कोई आया तो ये भी एक गांव को दान में दे दिया, क्षेत्र राज्य को दान में दे दिया। तो यहाँ का राजा यह, यानी राजा के अंदर राजा जो हुआ करते थे जिसे सामंती व्यवस्था कहा जाता था। एक लाइन में समझेंगे, राजा के अंदर राजा को कौन सी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था देखने को मिलती है। और गुप्त साम्राज्य में यह सामंती व्यवस्था जो थी वह विकास हुई। विकास का मतलब होता है विस्तृत हुई, विस्तृत देखने को मिलती है। जबकि शासन देखेंगे, जैसे हमारे ऊपर एक देश होता है, देश में हम लोग का जो से हम अपने देश की बात करें तो हमारा जो हमने अभी तुरंत समझा भी कि यह जो है हमारा भारत देश है, और भारत देश की राजधानी कहाँ? नई दिल्ली है। और नई दिल्ली में अब क्या कोई भी मामला आता है सरकार के पास तो हम कहाँ जाते हैं? मान लीजिए झगड़ा झंझट गांव में होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सरकार के पास नई दिल्ली जाते हैं ना? ना सर, नई दिल्ली नहीं जाते हैं, हम तो पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। तो उसी प्रकार से इनके लिए जो थे देश के हेड को क्या बोला जाता था? गोपना। और भुक्ति के जो हेड हुआ करते थे उसको क्या बोला जाता था? उपरीक। और जो विषय के जो हेड होते थे उसे विषयपति बोला जाता था। और जो ग्राम के जो हेड होते थे ग्रामिक बोला जाता था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? वीडियो पीछे जाएं फिर देखें। फिर से मैं रिपीट करूंगा। अब हमने प्रशासन की देखी कि इस तरीके से जो प्रशासन होते थे चलाया जाता था। जो ग्राम के जो हेड होते थे तो ग्रामीण देखते थे, ठीक है, या प्रधान बोला जाता है, प्रधान देखते थे। जैसे आज की डेट में मुखिया, बात समझ में आ रही है? सरपंच के पास कोई भी मामला आता है झगड़ा झंझट तो आप सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच से नहीं फैसला होता है आप जाते हैं कहाँ? थाना में। थाना से नहीं होता तो कोर्ट में जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो रखवाली हुआ करता था। यहाँ तक समझ में आ रही? अरे सर किसका समझा रहे हैं? ये हम गुप्त साम्राज्य के समझा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे कि गुप्त वंश में समाज कैसा था, गुप्त साम्राज्य में समाज कैसा था। तो समाज के बारे में जानेंगे कि वहाँ पर समाज कैसे रहते थे। सर ये कब की बात बता रहे हैं? सर मैंने बताया था कि जब यह बात हो रही है 3री शताब्दी में, यह तीसरी का मतलब नहीं, तीसरी नहीं है, 300, ठीक है, 300 शताब्दी से लेकर यह 600 से 700, लगभग 700 तक शताब्दी के बीच की यह घटना है जिसमें यह देखने को मिलता है।
और समाज में अब क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। अब सर बताइए वर्ण व्यवस्था क्या है? अरे वर्ण व्यवस्था में हमने देखा था कि जो आप जानते हैं कि वैदिक काल में आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 व्यवस्था क्या सर? 4 व्यवस्था का मतलब, तो 4 व्यवस्था का मतलब कि आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो था वह सबसे पहले जिसके भुजाओं में बल था उसको क्षत्रिय कहा गया, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसे ब्राह्मण कहा गया, और बिचौलिया जो थे वो, ठीक है, उसे वैश्य, और जो तीनों जातियों का जो सेवा करता था उसे शूद्र कहा गया। यानी 4 वर्णों में 4 जातियों में विभक्त था। तो यहाँ पर जटिलताएं पैदा होने लगी कौन से वंश में? तो ये कौन से वंश में? तो गुप्त वंश में यह जटिलताएं पैदा होने लगी, यानी कहें तो गुप्त साम्राज्य में यह जटिलताएं पैदा होने लगी। कैसी जटिलताएं सर? जटिलताएं का मतलब कि यहाँ पर अब जो है उपजातियों का उदय होने लगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, घबराइएगा मत, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि उपजातियों का उदय कौन से साम्राज्य में देखने को मिलता है? तो गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलता है। उपजाति का मतलब क्या सर? गुप्त जाति का मतलब जो होता है, आप देखते हैं कि जो लड़का यानी लड़का अलग जाति का, और जैसे अलग जाति का मतलब जैसे ब्राह्मण का लड़का और लड़की जो हो गई क्षुद्र जाति की, दोनों में विवाह हो गया तो उसे अलग जाति दिया जाता था जिसे उपजाति के नाम से जाना जाता था। तो वैसी जातियाँ जो है वह कौन से वंश में देखने को मिलती है? तो गुप्त वंश में देखने को मिलती है, यानी तो कहें तो गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलती हैं। यानी उपजातियाँ, और उस समय एक जाति उभर के आती है जिसका नाम था कायास जाति। कौन सी जाति? कायास जाति जो है देखने को मिलती जाती है, और यह प्रथम वर्णन में देखने को मिलता है। कौन से साम्राज्य में? तो गुप्त साम्राज्य में। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए। आप घबराइए मत, पूरा देखिएगा वीडियो तब ना जी, पूरा वीडियो को देखिए और मैंने क्या बताया है उसको लिखिए। बात समझ में आ रही है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए सर कि हमको ना समझ में आया, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रही है सर? कैसे बताइएगा? अरे भाई अगला वीडियो में हो सकता है आपके कमेंट होंगे तो एक डाउट सेशन रखा जाएगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आपकी जो समस्या आप लिखिएगा तभी ना कमेंट में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो सुनिए, उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि दास और छूते की स्थिति निम्न हो जाती है। जो दास होते हैं और छूते होते हैं उनकी स्थिति निम्न हो जाती है। निम्न का मतलब होता है नीचे हो जाती है। अब जो हैं जहाँ पर निम्न जाति के जो लोग हुआ करते थे उनको जो बताया जाता था कि, और वो गली से गुजरते थे तो गली धोना पड़ता था। पहले के लोग, अभी कुछ आप पहले जानेंगे, कुछ 200-400 साल पहले आप बात करेंगे तो जो चमार गुजरते थे बोलते थे कि चमार ये गली से गया है, डोम इस गली से गया है, हम ना खाएंगे भैया, धोने लगते थे। मंदिर में प्रवेश जो है नहीं करवाया जाता था। जैसे भीमराव अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश करवाया था 1927 ईस्वी में, आपको याद होगा कि मंदिर में प्रवेश करवाने वाले जो भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, वह जो थे मंदिर में प्रवेश करवाए थे 1927 में। मंदिर में उनको नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वो नीच जाति से, मार जाति से बिलोंग करते थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर कौन से जाति से बिलोंग करते हैं? तो मार जाति से, और उनका जन्म हुआ था, ठीक है, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। किसका? भीमराव अम्बेडकर का। और उन्हें 10 क्लास में आप कैप्चर पढ़े होंगे जाति प्रथा, ठीक है, तो उनको भी याद रखेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अरे सर आप अच्छा से बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप समझ में आया थोड़ी सी। तो यहाँ पर अछूतों की स्थिति बहुत ही निम्न हो गई तथा स्त्रियों की स्थिति भी निम्न हो गई। स्त्रियों की जो स्थिति थी, पहले हमने देखा था कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही समान थी। आप पहले का वीडियो ना देखे हैं तो कहाँ से समझ में आएगा? अब बीच में आ गए हैं, बोल रहे हैं सर जी नहीं समझ में आ रहे हैं। अरे भैया जब फिल्म चल रहा है और फिल्म के बीच में आइएगा, बोलिएगा कि तब सीन कहाँ से आ गया, इसमें झगड़ा कैसे हो रहा है, मारपीट कैसे हो रहा है, तो भैया बीच में आइएगा तो ना समझ में आएगा। शुरुआत से आइए, लाइन बाय लाइन पढ़ते आइए, पूरा समझ में आएगा। अगर दिक्कत है तो बताइएगा। बात समझ में आ रही है? फिल्म के बीच में आ जाते हैं, टपक जाते हैं, सर फिल्म कैसे स्टार्ट हो गया, बीच में कैसे मारामारी हो रहा है। अरे भैया बढ़िया से सुनिएगा तो सब समझ में आएगा। कोई दिक्कत है बे? कोई समस्या? ना ना,
यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति जो होती है निम्न हो जाती है। निम्न हो गई क्या मतलब होता है कि पहले जो पुरुष के साथ स्त्रियाँ बैठा करती थी संघ में, अब यहाँ पर ऐसे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अब 510 में हमने देखा था कि जो भानुगुप्त थे, जो एरल अभिलेख से सती प्रथा होने का प्रमाण मिलता है। हमने कल पहले वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में, कि सती प्रथा किसे कहते हैं, जोहर प्रथा किसे कहते हैं, मैंने बताया था। सर अभी बता दीजिए थोड़ी सी। सती प्रथा का मतलब कि जो पति गुजर जाता था, मर जाता था, युद्ध में मारा जाता था पति, तो पति के साथ एक ही चिता पर पत्नी को भी लिटाकर जला दिया जाता था, उसको बोला जाता था सती प्रथा। समझ में आया? तो ऐसी जो प्रमाण है यह भानुगुप्त जो द्वारा यह 510 में लिखा गया था, कौन से अभिलेख से, तो एरल अभिलेख से। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति निम्न हो गई, क्योंकि बताइए किसी का पति मर जाए और पत्नी को बलबस्ती जलाया जाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा तो ना लगेगा। लेकिन यहाँ पर समाज की ऐसी स्थिति थी कि नहीं, पति मर गया तो पत्नी के रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह गलत बात है कि नहीं है? आप कमेंट करके बताइएगा गलत बात है कि नहीं है। गलत बात है ना भाई। अब बेचारा आदमी मर गया तो क्या करेगा, पत्नी थोड़ी ना जलेगी। तो ऐसी स्थितियाँ इसमें देखने को मिली, यानी स्त्रियों की स्थिति जो थी निम्न हो गई थी। कौन से काल में? तो गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंश में। बात समझ में आ रही है? सर काल बोल दे रहे हैं, गुप्त साम्राज्य लिखे हैं। थोड़ी सी भाई आप समझिएगा, बातों को समझिए, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? अब हम देखेंगे गुप्त वंश के जो गुप्त हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था की बात करें कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त वंश की बात करें, या पहले हमने जानते हैं कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पहले कृषि आधारित थी, आज भी कृषि आधारित है। बात समझ में आ रही है? तो उस समय जो होते थे, जो कृषि पर के आधार पर इनकी अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। अब कैसे कृषि की अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी? तो कृषि होता था और कृषि के सहारे जो उद्योग छोटे छोटे लगाए जाते थे, और उद्योग क्या करते थे कि जो सामान बनते थे उसे व्यापार किया जाता था, जिनसे पैसा आता था और अपने साम्राज्य को चलाया जाता था। उस समय बता दें कि उसमें टैक्स जो लगता था भूमि पर 1/4 से लेके 1/6 तक टैक्स लगाया जाता था। बात समझ में आ रही है? 1/4 से लेके 1/6 तक टैक्स लगाया जाता था। यहाँ पर बात करें कि जो व्यापार होते थे, कब व्यापार होते थे सर? यह गुप्त साम्राज्य की बात हो रही है। आप ध्यान रखिएगा, गुप्त साम्राज्य की बात हो रही है कि जो व्यापार होते थे, व्यापार के लिए श्रेणी बनाए गए थे, श्रेणी की व्यवस्था की गई थी। श्रेणी का मतलब सर, श्रेणी का मतलब हुआ कि जो व्यापार होते थे उसको श्रेणी बनाई गई थी, कि श्रेणी का मतलब होता है क्रम के अनुसार। ठीक है, और उनके जो अध्यक्ष होते थे उनको ज्येष्ठक कहा जाता था। जो व्यापार के जो प्रधान होते थे, अध्यक्ष होते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो ज्येष्ठक कहा जाता था। कौन से वंश में? तो यह गुप्त वंश कहें या गुप्त साम्राज्य की बात करें, इसमें हम लोग जो व्यापार के प्रधान होते थे, जो अध्यक्ष होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो ज्येष्ठक कहा जाता था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर आगे बताइए। यह ताम्र लिपि जो है यह प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। ये एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी का जो प्रीवियस पेपर आप उठा के देखिएगा तो उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, कि गुप्त साम्राज्य के जो गुप्त वंश के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो इसका नाम है ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त प्रमुख जो थे बंदरगाह थे, कौन से वंश के? तो गुप्त वंश के। ये क्या थे? बंदरगाह। सर बंदरगाह का मतलब क्या बंदर वहाँ पर आते थे? नहीं भाई, बंदर नहीं आते थे, बंदर की बात नहीं हो रही है। बंदरगाह का मतलब होता था कि देखिएगा, ये जैसे आपका यहाँ पर देखिएगा तो ये पाकिस्तान है, और यहाँ पर देखिएगा इधर देखिए ईरान है। तो इस क्षेत्र से जो होते थे, आप जानते हैं कि वास्को डी गामा जो था, ये नाव से यहाँ पर केरल के कालीकट बंदरगाह पर आता है। तो बंदरगाह का मतलब होता है जो तट होते थे, जो नाव से एक जगह से दूसरे जगह इस नाव का जो तट होते थे, उनको बंदरगाह बोला जाता था। वहाँ पर नाव आकर रुकता था और वहाँ पर माल लादाता था और फिर नाव से वहाँ चला जाता था, तो ये बंदरगाह बोला जाता था। तो बंदरगाह प्रमुख गुप्त वंश के बंदरगाह कौन से थे? तो ताम्रलिप्त
जो थे या बंदरगाह थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन व्यापारिक केंद्र कौन सा था? गुप्त वंश के जो व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो वह था उज्जैन। कौन था? उज्जैन या उज्जैनी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो उसमें टेंशन ना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य के व्यापारिक केंद्र कौन होते थे? तो उज्जैन होते थे। इतना बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर, समझ में आया। कोई दिक्कत ना होना चाहिए, अगर समझ में नहीं आया तो देखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्वर्ण के सिक्के होते थे, जो सोने के सिक्के होते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा कि जो स्वर्ण सिक्के होते थे, जो सोने के सिक्के होते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। और जो चांदी के सिक्के होते थे, उसको क्या कहा जाता था? तो रुपया का कहा जाता था। इस बात को याद रखेंगे। क्या कहा जाता था? रुपया का। जैसे हमने देखा था कि जैसे चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, वह अपने उपलक्ष्य में यह जो था चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो यह हमने देख लिया था पहले के वीडियो में। नहीं देखे हैं तो पहले का वीडियो देखिए, ठीक है। और यहाँ पर भूमि दान देने का जो है, भूमि दान देने की जो विस्तृत यहाँ पर देखने को मिलती है। और भूमि जो है, अब दान देने की प्रथा यहाँ से गुप्त साम्राज्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, विस्तृत देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने इनके अर्थव्यवस्था के बारे में देखा। और यहाँ से क्वेश्चन फंसा लिए जाएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। अब हम देखते हैं गुप्त वंश के धर्म, यानी उनके धार्मिक कैसे थे, वह किनको मानते थे। तो जो गुप्त वंश थे, उनके जो शासक जो थे, गुप्त वंश के जो शासक थे, वह वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को सर? वैष्णव धर्म के। सर तो अब तो पहले तो हम वैष्णव धर्म ना सुने हैं, पहले तो हम जैन धर्म सुने हैं, बौद्ध धर्म सुने हैं। तो उसी तरीके से वैष्णव धर्म का मतलब होता है जो विष्णु भगवान को जानते हैं ना, जो विष्णु भगवान को, तो विष्णु भगवान से संबंधित थे। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। तो गुप्त वंश में गुप्त वंश के जो शासक थे, कौन धर्म को मानते थे? तो वैष्णव धर्म को मानते थे। याद रखिएगा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पर सबसे पहले मंदिर का निर्माण, कौन सा? हमने देखा था कि कहीं पर मंदिर का निर्माण नहीं देखने को मिलता है। तो मंदिर का जो निर्माण होता है, सबसे पहले प्रारंभिक मंदिर का निर्माण कहाँ देखने को मिलता है? कौन से वंश में देखने को मिलता है? तो गुप्त वंश में बात करेंगे कि गुप्त वंश में सबसे पहले मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है। पूरे भारत में सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा मेरी बातों को, कि भारत में मंदिर की शुरुआत कौन से वंश के काल से देखने को मिलती है? तो गुप्त वंश से, गुप्त काल से देखने को मिलती है। याद रखेंगे कि मंदिर का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ होता है। और प्रमुख मंदिर जो था, जिसका नाम था देवगढ़, जो झांसी का यह दशा अवतार मंदिर था, जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। सर झांसी कहाँ है, देवगढ़ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। इस बात को याद रखेंगे। यह दशा अवतार का मतलब, तो विष्णु जी के 10वां अवतार का नाम आप जानते होंगे। 10 अवतार हुए थे, उनको बात की गई है, ठीक है। और इस विष्णु जी के 10 अवतारों में से जो एक अवतार था, आप जानते हैं, बराह अवतार जो कहा जाता है, उनको प्रमुख माना जाता था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और बताइए, मज़ा देगा आपको। हम वीडियो बना रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको मज़ा भी आएगा धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे गुप्त कला की। सर गुप्त कला का मतलब, कला का मतलब क्या होता है सर? तो देखेंगे कि कला का मतलब क्या होता है। कला का मतलब क्या सर? कलाकार की बात हो रही है? नहीं 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 नहीं, यहाँ कला की बात हो रही है। जैसे वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला, साहित्य, सभी का विकास कौन से वंश में देखने को मिलता है? तो गुप्त साम्राज्य में, या तो कहें गुप्त वंश में देखने को मिलता है। सर वास्तुकला ना समझ में आया सर, सर चित्रकला ना समझ में आया सर, मूर्ति कला ना समझ में आया सर। वास्तुकला का मतलब सर क्या? अब वस्तु जो होते हैं, वस्तु पर जो कलाएं की जाती हैं, ठीक है,
आकृतियाँ बनाई जाती हैं उसे वास्तुकला होता है। और चित्रकला का मतलब होता है जो रंगों द्वारा, जो दीवारों पर आप देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ, आप लोग ऐसे ही मनसाइन ऐसे ऐसे कुछ कुछ बना देते हैं, तो कहते हैं कि ये सुग्गा बन गया भैया, तो ये सुग्गा बन गया, यह बिल्ली बन गया। ठीक है, मान लीजिए यह बिल्ली बन गया ही, ये जो है मान लीजिए बिल्ली बन गई, तो ये हमने क्या बना दिया, चित्र बना दिया। क्या बना दिया, चित्र बना दिया, बिल्ली मौसी बना दिया हमने, तो यह चित्र बना दी, तो यह कौन सी कला हो गई, चित्रकला हो गई। सर मूर्ति कला क्या है, तो मूर्तियों में जो कला आकृति देखते हैं कि मूर्ति में कोई व्यक्ति साड़ी को मिट्टी से बना देता था, पत्थरों से बना देता था, वैसे कला को मूर्ति कला बोला जाता था। और साहित्य का मतलब मैंने बताया था कि जो पुस्तक हुआ करती थी उनका सारे पुस्तक ज़्यादा मात्रा में, बहुत सारे पुस्तक जो हैं वह कौन से साम्राज्य में देखने को मिलता है, तो गुप्त साम्राज्य में ज़्यादा मात्रा में पुस्तक लिखे जाते थे। ठीक है, लिखे गए हैं ज़्यादा मात्रा में, यह बताए गए हैं। ये मत याद रखिएगा कि कौन से काल में किताब सबसे अधिक लिखे गए हैं, तो गुप्त वंश में रट्टा मत मारिएगा। ठीक है, ये नहीं पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि साहित्य का भी सभी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। हमने फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य सभी का विकास कौन से वंश में देखने को मिलता है, तो गुप्त वंश में देखने को मिलता है, गुप्त साम्राज्य देखने को मिलता है। यहाँ पर नादर शैली का अधिक विकास कौन से वंश में होता है, तो यह गुप्त वंश में होता है। सर नादर शैली क्या है, नादर शैली का मतलब होता है जो स्थापत्य कला होते थे। स्थापत्य कला का मतलब सर, नादर शैली का मतलब आपने बता दिया स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब जो भवन निर्माण होते हैं, भवन सर, भवन घर मकान देखे हैं, तो जो भवन निर्माण होते थे और वह किसी आकृति और किसी ढाल में बनाया जाता था। ठीक है, तो जिस ढाल में बनाया जाता था, उत्तर भारत में आप देखिएगा तो ये उत्तर भारत में कौन से कला का विकास होता है, तो ये नादर शैली का विकास होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। उत्तर भारत में कौन सी कला देखने को मिलती है, तो नागर, ठीक है, नागर शैली देखने को मिलती है। और ठीक है, जबकि दक्षिण भारत में पूछा जाए तो द्रविड़ शैली देखने को मिलती है, और बीच के भारत में बेसर शैली देखने को मिलती है। और ये कला थे जिसमें भवन का निर्माण, मंदिरों का निर्माण इस कला में देखने को मिलता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आप परेशान मत होइए सर, अरे ना परेशान नहीं है। ठीक है, तो पूरा देखिए। यहाँ पर बौद्ध और जैन के साथ साथ हिंदू धर्म की मूर्तियाँ का भी निर्माण होता है। हमने देखा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हमने देखा कि आगे चलकर जो है बौद्ध धर्म, जो आप नहीं पढ़े हैं तो देखिएगा, बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, उसी प्रकार जैन धर्म भी आगे चलकर दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर एक दिबांगर, और उसमें मूर्ति का पूजन होने लगा। तो इसमें मूर्ति बौद्ध और जैन के साथ साथ हिंदू धर्म के जो मूर्तियां थी, इनका भी निर्माण कौन से वंश में देखने को मिलता है, तो गुप्त वंश में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। तथा बुद्ध के भूमि स्पर्श जो मुद्रा की मूर्ति का जो निर्माण था, वह कौन से वंश में देखने को मिलता है, तो गुप्त वंश में देखने को मिलता है। इस बात को याद रखेंगे। जबकि अजंता की गुफा और अजंता एवं बाघ की गुफा में चित्रकारी का विकास हुआ था। ठीक है, जो अजंता की गुफा है वहाँ पर चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, जबकि बाघ का जो गुफा है वहाँ पर भी चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, और इसमें विकास देखने को मिलता है। कौन से काल का विकास था, तो यह गुप्त काल का। जो अजंता की गुफा है वह औरंगाबाद में है, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा से, तो महायान शाखा से संबंधित है। जबकि बाघ गुफा अभिलेख, जो बाघ गुफा अभिलेख नहीं कहेंगे, जो बाघ गुफा है उसमें वह मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर लोक जीवन की चित्रकला देखने को मिलती है। लोक का मतलब कि जीवन में लोग जो थे किस तरीके से अपने जीवन में अपना व्यवसाय काम किस तरीके से करते थे, वैसी चित्रकारी जो है बाघ गुफा से देखने को मिलती है, जो मध्य प्रदेश में है। और ये सब कला जो है कौन से काल में ये बनाई गई थी, तो ये गुप्त वंश में बनाई गई थी, गुप्त काल में बनाई गई थी। यहाँ तक कोई समस्या है? सर बड़ी फास्ट बोल रहे हैं।
हम धीरे बोल रहे हैं। अब कमेंट ना करते हैं, बताते ना हैं तो क्या करें हम, ठीक है। अब घबराइए मत, पूरा वीडियो को देखिए। अब 2 मिनट का वीडियो है, अब भाग रहे हैं परेशान। बताइए, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आप समझिएगा तब ना जी। बढ़िया समझिए, देखिए इधर आइए। यहाँ पर जो राजकीय भाषा थी वह क्या थी? गुप्त वंश के जो राजकीय भाषा थी वह क्या थी? तो वह थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत, ठीक है। गुप्त काल में यह अभिज्ञान, ठीक है, अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, ठीक है, ऋतुसंहार, यह जो पुस्तक है यह किसकी रचना है? यह कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? यह कालिदास की रचना है, ठीक है। ये जो है अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, यह जो पुस्तक है, यह जो रचना की गई है, यह कालिदास की पुस्तक है, यह लिखी गई है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जबकि पंचतंत्र जो है, यह पुस्तक जो है लिखने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है विष्णु शर्मा। जो पंचतंत्र की कहानी आप टीवीओं पर देखते हैं, उनको लिखने वाले व्यक्ति जो हैं, पंचतंत्र का जो किताब है उसको लिखने वाले व्यक्ति हैं विष्णु शर्मा, ठीक है। जबकि अमरकोश का जो पुस्तक है उसको लिखने वाले अमर सिंह हैं। कौन है? अमर सिंह। जबकि मिक्ष्कटिकम यह पुस्तक का नाम है, इसको लिखने वाले क्षुद्रक हैं। कौन है? क्षुद्रक है। जबकि कामसूत्र जो पुस्तक है इसको लिखने वाले वत्सायन हैं। जबकि नीतिसार जो पुस्तक है उनको लिखने वाले कामनंद हैं। कौन है? कामनंद। कौन है? कामनंद। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह सारे जो व्यक्ति थे, यह गुप्त काल में यह पुस्तक देखने को मिलते हैं, यह रचनाएं देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और यह भी याद रखेंगे जो कालिदास जो थे वह कौन से काल में देखने को मिलते हैं? तो गुप्त वंश में देखते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह रहते थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह कालिदास रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न भी रहते थे, मैंने बताया है, उस बात को ध्यान में रखिएगा। सर तो हम तो पढ़ेंगे सर अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। आप सही पढ़े हैं, अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। मैंने वीडियो में पढ़ाया है, आप पूरा देखिए वीडियो को, पूरा खूब समझ में आएगा, मजा आएगा आपको। बात समझ में आ रही है? अब टेंशन ना लीजिए। अब देखिए, आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे। आर्यभट्ट जो थे, इनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टिया, ठीक है। सूर्य सिद्धांत, ठीक है, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका जो है इनकी पुस्तक है, यह आर्यभट्ट की है। और आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी हैं। सर क्या लिखी हैं? कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखिए इधर, इन्होंने अपनी पुस्तक में शून्य के बारे में, दशमलव के बारे में, पाई के बारे में, और सर्वप्रथम एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। यह सबसे पहले किसने कहा था? तो ये आर्यभट्ट ने कहा था, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 6 क्लास का चैप्टर निकाल के देखिएगा, पहला चैप्टर, तो उसमें लिखे गए हैं, पहला चैप्टर में भूगोल का, ठीक है, उसमें लिखे गए। सर भूगोल का इतिहास में पढ़ा रहे हैं सर, सब कुछ मिलता है। अब मत सोचिए कि इतिहास पढ़े, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। आप आराम से रहिएगा ना, बढ़िया से देखिए ना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो ये जो है ये देखने को मिलता है। और जो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। यह बात जो कहा था ये ब्राह्महिर ने कहा था। जबकि ब्रह्मगुप्त जो थे, ठीक है, ब्राह्महिर, याद रखिएगा, ब्राह्महिर लिखा है, ठीक है, ब्राह्महिर ने यह कहा था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। यह बात कहने वाले व्यक्ति था ब्राह्महिर जो था, याद रखिएगा। और ब्रह्मगुप्त जो है, और ब्रह्मगुप्त
गुप्त जो व्यक्ति थे, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था और ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को। इस तरीके से आपने वीडियो देखा, बड़ा मज़ा आया होगा। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा हमने उत्तर भारत के काले को देखा, अब हम लोग कल दक्षिण भारत के काले में देखेंगे।